प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी। मानव कार्यकी में हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जैसे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की यानी जनन की, तो जनन क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, किसी भी जाति के लिए जनन क्यों आवश्यक है, जनन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं, इनका हम इस चैप्टर के अंदर सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करेंगे। तो जैसे बात करें जनन की, रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले ये कहते हैं कि कोई भी जाति हो, चाहे वो कॉर्डेट्स हो, नॉन कॉर्डेट्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी भी जाति को अपनी कंटिन्यूटी या सातत्य को बनाए रखने के लिए या अपने समान हूबहू संतान पैदा करने के लिए कौन से तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, रिप्रोडक्शन या जनन की। तो प्रत्येक जाति अपनी जाति की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन या जनन प्रोसेस से गुजरती है। जनन प्रक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो अंग होते हैं उनको जनन अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह देते हैं, और कई ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलके ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। जनन तंत्र का निर्माण के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन के अंदर। तो इस चैप्टर में जैसे नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और नर और मादा जनन तंत्र के जननांग और उनके सहायक जननांगों के बारे में हम क्रमबद्ध रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो फिजियोलॉजी के अंदर तो सिर्फ इसकी हम बाह्य आकार की या अंगों की स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, हिस्टोलॉजी पढ़ लेंगे कार्यकी के अंदर, और उसके बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही आगे स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, मानव भ्रूण की। भ्रूण की बात आएगी तो उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट और प्रसव क्रिया, दुग्ध स्त्राव, कई टॉपिक आएंगे। उनको क्रमबद्ध रूप से क्या करते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वह तंत्र जिसके अंदर जननांग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। बात करते हैं कि मनुष्य जो है वो एक लिंगी जंतु है, अर्थात उसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, और भ्रूण का परिवर्तन जो होता है वो मादा के गर्भाशय या यूट्रस के अंदर होता है। प्लेसेंटा के द्वारा परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या हो जाएगी, विशेषताएं हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता की बात करें तो लैंगिक द्विरूपता के अंदर खास तौर से वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसके अंदर नर और मादा को बाह्य संरचना के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचाने सकते हैं बाह्य जननांगों के आधार से। जैसे नर की बात करें तो नर के अंदर एक जोड़ी टेस्टिस यानी टेस्टिस सैक यानी वसन कोष पाए जाते हैं, और एक उद्रव बेलनाकार मांसल युक्त संरचना पेनिस या सीसन पाया जाता है। इसके अलावा नर के अंदर हेयर्स या रोम पाए जाते हैं, अंगों का चपटा होना, आवाज का भारी होना और हड्डियों का मजबूत होना, इस तरह के कैरेक्टर हम आसानी से नर के अंदर देख सकते हैं। मादा की बात करें तो मादा के अंदर बाह्य जननांग के रूप में भग पाया जाएगा, भग शेष हो जाएगा, और उसके बाद में वेजाइना हो जाएगी, द्रारनुमा संरचना, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, हेयर्स या रोम क्या हो जाएंगे, काम में हो जाते हैं। इसके साथ साथ शालीनता होगी, और खास तौर से जो श्रोणी क्षेत्र होता है, श्रोणी क्षेत्र के अंदर मोटा फैटी टिश्यूज यानी वसीय ऊतक भी पाया जाता है। तो लैंगिक द्विरूपता के अंदर हम जंतुओं को, नर और मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पे आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो सबसे पहले हम नर जनन तंत्र का क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, और नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन यानी जो जननांग होंगे वो भाग लेंगे। बड़ा सिंपल डायग्राम है, इजी से बन जाता है। अब इसको क्रमबद्ध रूप से लेबल कर लेते हैं। यूरेटर, मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, और ये कॉर्पोरा कॉर्नोसा। ये कॉर्पस स्पंजियोसम, यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, ग्लास पेनिस, शीशन मुंड, और ये प्रीफ्यूज शीशन मुंड आच्छद, और ये हो जाएगा मूत्र जनन छिद्र, यूरिनो जेनिटल एपर्चर। इसके बाद में यहां से
वासा डिफेंस, और एम्पुला तुम्बिका, शुक्रवाहिनी, इसका नाम शुक्राशय नलिका क्रमबद्ध रूप से, अगर डायग्राम को लेबल कर रहे होते हो तो उसके अंदर विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। एक तो खास तौर से एरो कहीं पे जितनी ज्यादा कोशिश हो एरो को क्रॉस नहीं करेंगे, जैसे यहां से लगा दिया यूं निकाल दिया तीर, कहीं यूं निकाल दिया, ऐसे नहीं। इसको बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से बाहर से अंदर की तरफ, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके अंदर तो बाहर से अंदर की तरफ क्रमबद्ध रूप से लेबल करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर जैसे आउटलाइन डायग्राम है तो उसके अंदर आप जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक बाहर से अंदर की तरफ और क्रमबद्ध रूप से करते जाएंगे। कहीं पे भी एरो क्रॉस नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ लेबल किया है क्रॉस नहीं होना चाहिए। एक दूसरी खास बात यहाँ ध्यान रखनी चाहिए आपको कि जैसे मैं यू नामांकन कर रहा हूँ तो सभी एक सीधी रेखा में आनी चाहिए, एक सीधी रेखा में आनी चाहिए। थोड़ा आगे पीछे हो वो चलता है, ऐसे नहीं कि ये नाम आपने यहाँ पे घुसा दिया आगे, इसको बाहर ले लिया, इसको अंदर ले लिया, नहीं। बड़े ही सही ढंग से क्रमबद्ध रूप से, कहीं पे भी एरो क्रॉस नहीं करना है। शुक्राशय नलिका, शुक्राशय, सेमिनल, वेसिकल, रेक्टम, मलाशय, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आ गया। हैंड और गुद्दा द्वार, फिर इसके बाद में इस नलिका का नामांकन करो, सकलन वाहिनी, अवरोधनी पेशी, फिर इसके बाद में ये जो भाग है ये कॉपर्स ग्लैंड होगी इतनी अपनी, और ये जो बीच का खाली स्पेस है इसको बोलते हैं वाक्षण नाल, इंजियोनल कैनाल। वाक्षण नाल, इसके बाद में ये जो पेशीय तंतु है इसको बोलेंगे सप्रमेटिक कॉर्ड, या क्रीमास्टर मसल, या वर्ण पेशी। फिर इसके बाद में एपिडिडिमस, अधिवर्षण, अधिवर्षण के बाद में
टेस्टिज, वर्षण, टेस्टिज सैक, वर्षण कोश, और वर्षण कोश का आंतरिक जो परत है इसको बोल देंगे डार्सस मसल। डार्सस मसल, और बाहरी जो भाग है हियरी। तो अपना ये डायग्राम हो गया नर जनन तंत्र का। अब इसके अंदर जितने भी भाग हैं उनको क्रमबद्ध रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना भाग आएगा वो 1 नंबर पार्ट से मान लेते हैं यहां से, कि जैसे राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो वर्णन को हम 2 भागों में बांट देंगे, प्राथमिक अंग और एक हो जाएंगे सहायक अंग। तो प्राथमिक अंग की बात करें तो टेस्टिज, वर्षण जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्राथमिक अंग हो जाएंगे। उसके बाद में जो सहायक अंगों की बात करेंगे तो सहायक अंगों के अंदर जैसे 2 भागों में बांट लिया, प्राथमिक अंग टेस्टिज, सहायक अंगों का दूसरा पार्ट आएगा। सहायक अंगों के अंदर 1 नंबर बात करेंगे फिर टेस्टिज सैक की। टेस्टिज सैक के बाद में 2 नंबर बात करते हैं एपिडिडीमिस की, अधिवर्षण काय की। 3 नंबर करते हैं वासा डिफरेंस की। 4 नंबर बात करेंगे एम्प्यूला जो इसी का भाग है। 5 नंबर बात करते हैं शुक्राशय नलिका, ये भी जोड़ने वाली डक्ट हो जाएगी। तो ऐसे मोटे तौर पे 5 नंबर यहां पे दे देते हैं इसको। सेमिनल वेसिकल, इसको नंबर नहीं दे तो चलेगा। फिर एक हो जाएगी सकलन नलिका, और सकलन नलिका के बाद में यूरेथ्रा, ये रहा। और यूरेथ्रा के बाद में लास्ट जो ऑर्गन आएगा पेनिस। तो पेनिस जो है इस पूरी संरचना को ही हम यहां से पेनिस सीसन 7 नंबर देते हैं। पेनिस के बाद में सहायक ग्रंथियों की बात करेंगे तो 2 सहायक ग्रंथियां हो जाएगी। 1 नंबर अपनी हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड और 2 नंबर हो जाएगी कॉपर्स ग्लैंड। तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं हम मुख्य जननांग या प्राथमिक जननांग, टेस्टिज एंड टेस्टिज सैक। तो टेस्टिज की बात करें तो मानव के अंदर एक जोड़ी गुलाबी रंग के क्या पाए जाते हैं, टेस्टिज पाए जाते हैं। ये डायग्राम हो गया, किसका हो गया, वर्षण का। तो एक जोड़ी गुलाबी रंग का टेस्टिज हो गया। और जो इसकी मेजरमेंट हो गई, इसकी मोटाई लगभग 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग इसकी 2.5 सेंटीमीटर, और वजन या वेट की बात करते हैं तो 10 से लेके 15 ग्राम की। फिर बात आती है कि टेस्टिज की ओरिजिन, उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। तो टेस्टिज या वर्षण की उत्पत्ति भ्रूणीय मीजोड्रम के द्वारा। अब मीजोड्रम की बात आती है तो जैसे ही हम आगे एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एक स्टेज आएगी गैस्ट्रुलेशन या कंदुक भवन। गैस्ट्रुलेशन के अंदर 3 भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण हो जाता है जिनको कहते हैं एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। और ये जो गैस्ट्रुलेशन की जो स्टेज आएगी, यूट्रस के अंदर भ्रूण परिवर्तन हो रहा है, तो उस दौरान गैस्ट्रुलेशन के दौरान तीनों भ्रूणीय जनन स्तर बन जाएंगे, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। और यहाँ पे कोशिका विभेदीकरण की क्रिया हो जाती है, यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक सेल स्वतंत्र रूप से अलग अलग ऑर्गन्स या अंगों का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे बात करते हैं कि वर्षण की उत्पत्ति भ्रूणीय किस जनन स्तर के द्वारा, मीजोड्रम के द्वारा। हार्ट की उत्पत्ति मीजोड्रम के द्वारा।
नर्व सेल्स की उत्पत्ति एक्टोड्रम के द्वारा, दांत का कठोर भाग इनेमेल जो होता है उसकी भी एक्टोड्रम के द्वारा। इसी प्रकार जैसे आगे और चलते जाएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम देख लें, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स भाग होता है उसकी उत्पत्ति न्यूरल एक्टोड्रम के द्वारा। तो सभी ऑर्गन्स हमारे अंदर जो फिजियोलॉजी है हमारी कार्यकी के अंदर, चाहे एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, उत्सर्जन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, जनन तंत्र हो, जिनके अंदर जितने भी भाग आते हैं उन सभी भागों का निर्माण किन के द्वारा होता है? भ्रूणीय जनन स्तर। और वो भ्रूणीय जनन स्तर कौन से होते हैं? 3, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। तो ये तो आगे एम्ब्रियोलॉजी की बात होगी। यहां सिर्फ इतना ही बताएंगे कि टेस्टिस की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? भ्रूणीय मीजोड्रम के द्वारा टेस्टिस की उत्पत्ति हो गई। इसके बाद में टेस्टिस की जो पोजीशन होती है, वर्षण जो है, एक जोड़ी होती है जो वर्षण कोष के अंदर स्थित रहते हैं, टेस्टिस सैक के अंदर। टेस्टिस सैक की बात करें तो हमारे दोनों पैरों के बीच में 2 ब्लेडर या थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, गोलाकार, जिनके अंदर वर्षण क्या रहते हैं? स्थित रहते हैं। और टेस्टिस जो सैक जो है, वर्षण कोष है, वर्षण कोष की जो बाहरी भित्ति होती है, वर्षण कोष की बाहरी भित्ति का निर्माण बॉडी वॉल या देह भित्ति के द्वारा होता है। तो बॉडी वॉल की बात आती है, तो जैसे हम बाहर से अंदर की तरफ अध्ययन करें तो ये हमारी स्किन होगी। क्या होगी? स्किन। स्किन के 2 पार्ट हो गए, बाहरी स्तर हो गया एपिडर्मिस और इसके नीचे हो गया डर्मिस, उपत्वचा और त्वचा होगी। और स्किन के नीचे का जो भाग होगा, पार्ट, जो लेयर या जो परत होगी, उसको बोलते हैं बॉडी वॉल। और बॉडी वॉल का बाहरी स्तर कहलाएगा पैराइटल पेरिटोनियम और आंतरिक स्तर कहलाएगा विसरल पेरिटोनियम। तो वो तो हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे ना, अध्यावरणीय तंत्र पढ़ते हैं, उनके अंदर अध्यावरण त्वचा की वगैरह स्टडी करेंगे ना, तब आएगी वो बात। पर यहाँ आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि वर्षण जो कोष है थैलीनुमा संरचना है, जिसका बाहरी स्तर किसके द्वारा बना होता है? हमारे शरीर की बॉडी वॉल अंतर्वलित होके, फोल्डेड होके और टेस्टिस सैक का निर्माण कर देती है। टेस्टिस सैक के ऊपर हेयर या रोमावी प्रकृति की ये जो त्वचा होगी, बाहरी जो परत है लचीली, कोमल और हेयरी या रोमावी प्रकृति की हो जाएगी। इसके बाद की बात आती है कि टेस्टिस सैक का जो आंतरिक स्तर होता है, आंतरिक स्तर मोटा अरेखित पेशीय तंतुओं का बना होता है। इन पेशीय तंतुओं को औत्वक पेशी तंतु या उपतवसीय पेशी तंतु या इनके द्वारा बनने वाले विशिष्ट जो फाइबर्स या जो तंतुनुमा संरचनाएं होगी, वो मोटी धागेनुमा संरचनाएं के रूप में लेयर या परत बना लेती है, जो इस टेस्टिस सैक को चारों तरफ से क्या करती है? परिबद्ध करके रखती है। इस मसल्स को क्या कहते हैं? डार्टस मसल्स कह देंगे। कौन सी मसल्स कहेंगे? डार्टस मसल्स, जो अरेखित पेशी तंतुओं का आवरण हो गया। फिर इसके बाद में बात आती है कि जो हमारा जो टेस्टिस है, बाहरी आघातों से क्या करता है? इसकी सुरक्षा प्रदान करता है, किनकी? वर्षण की। फिर टेस्टिस सैक से ही एक विशिष्ट प्रकार की मोटी पेशीय तंतु, जो रेखित पेशीय तंतु होता है, जिसके द्वारा संबंधित रहती है, इस मोटे रेखीय पेशी तंतु को कहते हैं सप्रमेटिक कॉर्ड या क्रीमास्टर मसल या वर्षणोत्कर्षण पेशी। कौन कौन से नाम हो गए? सप्रमेटिक कॉर्ड, क्रीमास्टर मसल या वर्षणोत्कर्षण पेशी या वर्षण रज्जु कह देते हैं, जो टेस्टिस को परिबद्ध करके रखते हैं। अब जो हमारी डॉर्टस मसल्स है और जो सप्रमेटिक कॉर्ड है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पे टेस्टिस के अंदर सप्रमेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम तापमान पे शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो सर्दियों के अंदर क्या होता है कि डॉर्टस मसल्स और क्रीमास्टर्स मसल्स या वर्षणोत्कर्षण पेशी संकुचित होके टेस्टिस सैक को ऊपर की तरफ खींच लेती है, और टेस्टिस जो सैक है, वर्षण कोष है, वो हमारी बॉडी वॉल या देह भित्ति से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, जिससे सर्दियों के अंदर शुक्र जनन के लिए उचित तापमान की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? सप्रमेटिक कॉर्ड और डॉर्टस मसल्स, या अनुकूलन हो गया, या एडेप्टेशन हो गई हमारे अंदर। तो इसी से संबंधित एक जैसे क्वेश्चन आता है कि छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि इस्पात उद्योग या लोहा उद्योग के अंदर काम करने वाले मनुष्य के अंदर शुक्र जनन की क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंपल सी बात कि इस्पात उद्योग या लोहा उद्योग या इंडस्ट्री जो है, वहां टेम्परेचर क्या रहता है? अधिक रहता है। इसलिए टेस्टिस जो सैक है वो
टेस्टिस और वर्षण के टेम्परेचर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, शरीर के तापमान इक्वल हो जाते हैं, जिसके कारण उन व्यक्तियों के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्रजनन की क्रिया क्या नहीं हो पाती है, संपन्न नहीं हो पाती है, उनके अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम रह जाती है। ऐसे पुरुष से ज्यादा लंबे समय तक इस्पात उद्योग या लोहा उद्योग में काम करेंगे तो बंदियाकरण के भी या स्टेराइल के भी शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें, टेस्टिस एंड टेस्टिस सैक। इसके बाद में 2 नंबर जो हमारा पार्ट आता है, भाग आता है, वो एपिडिडिमस, अधिवर्षण। अधिवर्षण एक कुंडलित नलिकाकार संरचना है। देखो ये कैसी है, कुंडलित नलिकाकार संरचना है। हम यूं खड़े हैं तो ये हमारा कौन सा हो गया, अग्रभाग, ये कौन सा हो गया, पृष्ठभाग। तो अब यूं खड़े हो जाएं तो ये टेस्टिस का कौन सा भाग हो जाएगा, अग्रभाग हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, पृष्ठभाग। आगे वाला कौन सा हो गया, अग्र, और ये कौन सा हो जाएगा, पृष्ठभाग। तो एपिडिडिमिस है, एक कुंडलित नलिकाकार संरचना है जो टेस्टिस के पृष्ठभाग की तरफ क्या रहती है, संलग्न रहती है। कुंडलित नलिकाकार होने के कारण ये विशिष्ट प्रकार के संयोजी उत्तक के द्वारा या कुंडलन आपस में क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। फिर बात करते हैं कि एपिडिडिमिस का अध्ययन मुख्यतः 3 भागों में करते हैं। एपिडिडिमिस का शीर्ष भाग जो होता है उसको कैप्ट एपिडिडिमिस बोल देते हैं। लेटरल या पार्श्वीय भाग है उसको बॉडी ऑफ एपिडिडिमस, अधिवर्षण काय बोल देते हैं। और एपिडिडिमस का एक जो नीचे का भाग है, नीचे का भाग, उसको हम बोल देंगे कोडा एपिडिडिमस या पुच्छक अधिवर्षण है। तो यहाँ पे सिर्फ इन तीनों के नाम बताएंगे, बाद में आगे अपना टॉपिक आएगा एलएस ऑफ टेस्टिस, वर्षण की अनुदैर्ध्य काट और टीएस काट। जब एलएस पढ़ेंगे तब एपिडिडिमस को डिटेल में और पढ़ा जाएगा। तो यहाँ सिर्फ आप क्या बताएंगे, जनरली क्वेश्चन आता है कि इनके विभिन्न भागों का वर्णन करें, तो इतना ही बताएंगे कि एपिडिडिमस एक कुंडलित नलिकाकार संरचना है जो विशिष्ट प्रकार के संयोजी उत्तक से वो कुंडलन आपस में चिपके रहते हैं और वर्षण के किस भाग में स्थित रहती है, पृष्ठ भाग में स्थित रहती है। और जिनके अंदर, जिनको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में, नंबर 1 शीर्ष अधिवर्षण, कैप्यूट अधिवर्षण। यह भाग अधिवर्षण का सबसे मोटा भाग होता है, शीर्ष भाग की तरफ होता है, और इस भाग के अंदर वर्षण के पृष्ठ भाग से कुछ विशिष्ट प्रकार की नलिकाएं निकलती है, उनको अपवाही नलिकाएं या वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहेंगे, वासा इफ्रेंसिया, जो शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु जो बनेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, उन शुक्राणुओं को वासा इफ्रेंसिया अधिवर्षण के किस भाग में पहुंचा देती है, शीर्ष भाग में। इन नलिकाओं की संख्या कितनी होगी, लगभग 15 से 20। फिर दूसरा आता है बॉडी ऑफ एपिडिडिमस। ये तुलनात्मक रूप से पतला भाग होता है और वर्षण के पार्श्व में स्थित रहता है, पृष्ठभाग के पार्श्व में स्थित रहता है और शुक्राणुओं को लंबे समय तक या लगभग 1 महीने तक स्टोर करके रखने का कार्य करेगा। तीसरा जो आएगा कोडा एपिडिडिमस, पुच्छक अधिवर्षण। पुच्छक अधिवर्षण भी शीर्ष अधिवर्षण के समान तुलनात्मक रूप से अधिक मोटा होता है और इस भाग से ही किस नलिका की उत्पत्ति होती है, वासा डिफरेंस की, वासा डिफरेंस की, यानी शुक्र वाहिनी। तो शुक्र वाहिनी की उत्पत्ति या किस भाग से होती है, अधिवर्षण के पुच्छक अधिवर्षण से। फिर बात करते हैं कि अधिवर्षण जो कुंडलित नलिकाकार है, हमारे अंदर लगभग ह्यूमन के अंदर 6 मीटर लंबी कुंडल नलिका होती है। रेबिट जो होता है, खरगोश, उसके अंदर लगभग 3 मीटर लंबाई की हो जाएगी। कितने मीटर की लंबाई की, 3 मीटर लंबाई की। और इसका जो बाहरी स्तर होता है वो पेशी स्तर होता है अधिवर्षण का, और आंतरिक स्तर जो होता है वो स्तृत उपकला कोशिकाओं का बना होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स का, स्तृत उपकला कोशिकाओं का बना होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि शुक्रजनन के द्वारा बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा प्रदान करना और अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता प्रदान करना। तो जैसे टेस्टिस से डायरेक्ट अगर हम सप्रम निकाल के ओव्यूम या अंडाणु के पास लेके जाएंगे तो उस ओव्यूम या अंडाणु को क्या नहीं कर सकता है, फर्टिलाइज, निषेचित नहीं कर सकता। इसलिए लगभग 1 महीने तक शुक्राणु या सप्रम किस भाग में पड़े रहते हैं, एपिडिडिमिस के अंदर है, और अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता अर्जित करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं कैपिसिटेशन। क्या कह देंगे, कैपिसिटेशन कह देते हैं। इसके बाद में अधिवर्षण अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा 2 नंबर और
3 नंबर जो अपना भाग आएगा, जैसे वासा डिफरेंस, कौन सी आएगी? वासा डिफरेंस। तो वासा डिफरेंस की बात करेंगे तो वासा डिफरेंस भी संख्या में कितनी होगी? एक जोड़ी या दो होगी। जैसे वर्षण भी एक जोड़ी, वर्षण कोष भी एक जोड़ी, एपिडिडिमस भी कितनी है? अधिवर्षण काय भी कितनी? एक जोड़ी, यानी दो दो की संख्या में करने हैं सब। तो वासा डिफरेंस की उत्पत्ति अधिवर्षण के किस भाग से होती है? पुच्छक अधिवर्षण से होके और वर्षण कोष से निकलती हुई हमारी उदर गुहा में पहुंचेगी। किसमें पहुंचेगी? ऊपर की तरफ उदर गुहा में। किस कैनाल से पहुंचती है? इंज्यूनल कैनाल, वक्षण नाल के द्वारा। किस नाल से? अब ये जो भाग है यूरेथ्रा और कॉपर्स ग्लैंड के बीच का भाग, ये जो इतना भाग है, इसको कौन सी कैनाल कहते हैं? इंज्यूनल कैनाल या वक्षण नाल कह देते हैं। तो शुक्रवाहिनी एक जोड़ी होती है, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबाई की होती है, जो पुच्छक अधिवर्षण से निकल के उदर गुहा में ऊपर की तरफ जाके यूरेटर या मूत्र वाहिनी, ये नलिका कौन सी होगी? यूरेटर या मूत्र वाहिनी के साथ लूप या फंदा बना के वापिस नीचे की तरफ आएगी। और जो वासा डिफरेंस है शुक्रवाहिनी, इसका शीर्ष भाग जो है वो खुली हुई एक संरचना का निर्माण करेगा, जिसको क्या कहते हैं? एम्प्यूला या तुम्बिका बोल देंगे। तो 45 सेंटीमीटर की लंबाई की है, इंज्यूनल कैनाल वक्षण नाल से होती हुई ऊपर की तरफ जाएगी, लूप बनाएगी, किसके साथ? यूरेटर के साथ, फंदा बना लेगी। शीर्ष भाग क्या कहलाएगा खुला हुआ इसका? एम्प्यूला या तुम्बिका। तो यहाँ पे एक नई बात है, ये इंज्यूनल कैनाल। इंज्यूनल कैनाल जो होती है वो वर्षण कोष को जोड़े रखती है। किसको जोड़े रखेगी? वर्षण कोष को। और खास तौर से मनुष्य के अंदर वर्षण जो है वो परमानेंटली किसके अंदर स्थित रहते हैं? टेस्टिस सैक के अंदर। वर्षण कोष के अंदर परमानेंटली स्थित रहते हैं और शुक्रजनन की क्रिया संपन्न करते हैं। इसलिए ह्यूमन या नर मनुष्य के अंदर इंज्यूनल कैनाल नैरो या संकरी होती है। तुलनात्मक रूप से किसके साथ है? रैबिट या खर्रा बोलते हैं। रैबिट के अंदर इंज्यूनल कैनाल क्या होती है? अधिक चौड़ी होती है। और रैबिट के अंदर जो टेस्टिस या जो वर्षण होते हैं वो परमानेंटली टेस्टिस सैक के अंदर नहीं स्थित रहते। वो किस भाग में? ऊपर उदर गुहा के अंदर पड़े रहते हैं। टेस्टिस वर्षण जो है वर्षण कोष में स्थित न रह के कहाँ रहते हैं? उदर गुहा में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन सी कैनाल? वक्षण कैनाल या जो नाल है इंज्यूनल कैनाल अधिक चौड़ी होती है। और रैबिट के अंदर सिर्फ जब स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया करनी हो, शुक्राणुओं का निर्माण करना हो, तभी उदर गुहा से वर्षण खिसकेंगे और किसके अंदर आके अटक जाएंगे? टेस्टिस सैक के अंदर। अन्यथा रैबिट के अंदर कहाँ स्थित रहते हैं? उदर गुहा के अंदर स्थित रहते हैं। चलो फिर अब इंज्यूनल कैनाल कंप्लीट, इसी के साथ वासा डिफरेंस चल रही थी। एम्प्यूला भाग हो गया, शीर्ष भाग है खुली हुई संरचना, जिसको क्या कहते हैं? एम्प्यूला या तुम्बिका कह देते हैं। फिर बात करते हैं कि इसकी हिस्टोलॉजी की, ओतकी की, वासा डिफरेंस की। तो वासा डिफरेंस या शुक्रजनन नलिकाओं का बाहरी स्तर कैसा होता है? पेशीय स्तर होगा। और आंतरिक स्तर होगा वो आभासी स्तंभिक उपकला कोशिकाओं का। आभासी स्तंभिक उपकला कोशिकाओं का इसका स्तर पेशीय स्तर होने के कारण ही इसमें संकुंचन और विकुंचन होता रहता है। वासा डिफरेंस में संकुंचन और विकुंचन के द्वारा कौन सी मूवमेंट होती रहती है? तरंग गति होती रहती है, जिससे एपिडिडिमस में से निकले हुए शुक्राणु मूवमेंट या गति करके लगभग कितनी सेंटीमीटर लंबाई? 45 सेंटीमीटर लंबाई की दूरी तय करके और एम्प्यूला तक क्या हो जाते हैं? सप्र में पहुंच जाते हैं। तो तरंगित गति या संकुंचन या विकुंचन की क्रिया कौन संपन्न करवाती है? वासा डिफरेंस का बाह्य पेशीय स्तर। इसके साथ साथ आंतरिक जो स्तर होता है वासा डिफरेंस का, आंतरिक स्तर में कुछ विशिष्ट प्रकार की म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। गोबलेट सेल्स या चषक कोशिकाएं बोल देते हैं, म्यूकस सेल्स, श्लेष्मीय कोशिकाएं, जो कुछ विशिष्ट श्लेष्मीय पदार्थ का स्रावण करती है, जिससे इस वासा डिफरेंस का आंतरिक भाग या जो इसका जो बीच का जो खाली भाग है, कैविटी बोल देते हैं, गुहा चिकनी बनी रहती है, जिसके कारण सप्रम को आसानी से क्या मिल जाती है? मूवमेंट या गति मिल जाती है। तो ये होगी अपनी वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस के बाद में बात आती है सेमिनल वेसिकल शुक्राशय की। तो ह्यूमन के अंदर भी एक जोड़ी क्या पाई जाती है? सेमिनल वेसिकल्स या शुक्राशय पाए जाते हैं। अब शुक्राशय जो है खास तौर से गोलाकार, थैलीनुमा या आशय या वेसिकल या पुट्टिका जैसी संरचनाएं होती है। और इनकी जो पोजीशन जो होती है
वो पोजीशन, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग हो गया रेक्टम यानी अंतिम भाग मलाशय, और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या हो गया रेक्टम। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में स्थित होता है। खासतौर से जैसे यूं करें अधर भाग, ये कौन सा पृष्ठ भाग। तो सेमिनल वेसिकल शुक्राशय मनुष्य के अंदर पृष्ठ भाग की ओर, किस भाग की ओर है, पृष्ठ भाग की ओर रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में थैली या आस्यनुमा संरचनाएं होती है। इनके द्वारा शुक्राशय के द्वारा एक विशिष्ट, प्रत्येक शुक्राशय से एक विशिष्ट नलिका निकलती है जिसको शुक्राशय नलिका कहते हैं, जो अपनी ओर की एम्प्यूला से जुड़ी रहती है। अपनी ओर की शुक्राशय नलिका अपनी ओर की एम्प्यूला या तुम्बिका के साथ क्या रहती है, जुड़ी रहती है। फिर बात करते हैं कि शुक्राशय का जो आंतरिक स्तर है कुछ विशिष्ट प्रकार के तरल क्षारीय द्रव पदार्थ का क्या करता है, श्रावण करता है। यही तरल क्षारीय द्रव पदार्थ सीमेन या वीर्य का लगभग 60% भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। सेमिनल वेसिकल के अंदर जो क्षारीय द्रव है उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की शर्कराएं पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज होगी, फ्रक्टोज होगी, जो ऑक्सीकृत होके एटीपी का निर्माण करती है। वो एटीपी सप्रम को मूवमेंट या गति प्रदान करने में क्या करती है, सहायक होती है। फिर बात आती है मनुष्य के अंदर कॉपुलेशन या मैथुन या मैटिंग की क्रिया। कॉपुलेशन या मैथुन के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान दोनों ओर के शुक्राशय क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाएंगे। संकुचित होके उनके अंदर जो तरल क्षारीय द्रव पदार्थ है दोनों ओर के शुक्राशय से निकल के किस नलिका में आ जाता है, सकलन नलिका वाहिनी में। अब बात आएगी शुक्राशय कंप्लीट, फिर कौन सी आ जाएगी, सकलन नलिका। सकलन नलिकाओं की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। जैसे एक पोर्शन हमने ये बना दिया, एक पोर्शन इस तरफ बना सकते हैं, टेस्टिस एंड टेस्टिस एक सेक बना दिया, यहाँ पे भी टेस्टिस एंड टेस्टिस सेक बना के और एक पूरा सिस्टम वो कर सकते हैं। तो सकलन नलिकाएं कहां से निकल रही है, शुक्राशय से निकल के और यूरेथ्रा के अंदर आके क्या हो जाती है, खुल जाती है और तरल क्षारीय द्रव पदार्थ को क्या कर देती है, छोड़ देती है, और उसी के अंदर क्या होगा, सीमेन या वीर्य हो जाएगा। फिर बात आती है अपनी यूरेथ्रा की, किसकी आएगी, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की बात आएगी तो ये संख्या में 1 हो गया। यूरेथ्रा की बात आएगी तो संख्या में क्या हो गया, ये 1 हो गया। और इस यूरेथ्रा का ओरिजिन स्थल या उत्पत्ति कौन सा होगा, ये जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर ये यूरेथ्रा मूत्र वाहिनी खुल रही है, ऊपर किडनी बना दे, जैसे यूं किडनी बना दी ऊपर, वृक्क हो गए, यूरेटर मूत्र वाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से ही जो अवरोधनी पेशी है, इस अवरोधनी पेशी से ही यूरिन किसके अंदर आ जाता है, मूत्र मार्ग के अंदर आ जाएगा। तो मूत्र मार्ग की उत्पत्ति यूरिनरी ब्लैडर के किस बात से, अवरोधनी पेशी से होती है। और लगभग ये कितने सेंटीमीटर लंबाई का होता है मनुष्य के अंदर, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबाई का होगा। इसको अध्ययन की दृष्टि से हम यूरेथ्रा को कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांट देंगे। नंबर 1 प्रोस्टेटिक, जैसे ये ग्लैंड होगी कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी के आधार पर नाम पड़ जाएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा अवरोधनी पेशी से प्रारंभ होगा और प्रोस्टेट ग्लैंड में से होके गुजरता है, और लगभग कितने सेंटीमीटर लंबाई का होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई का हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे यूरेथ्रा का जो 1 नंबर भाग हो गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, 2 नंबर भाग होगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, झिल्ली में यूरेथ्रा। तो झिल्ली में यूरेथ्रा मूत्र मार्ग की बात करें तो झिल्ली में मूत्र मार्ग प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड का बीच का भाग होता है। ये यहाँ का कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच का भाग कौन सा कहलाता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा या झिल्ली में मूत्र मार्ग, जो लगभग 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की लंबाई का होगा। तीसरा जो भाग होगा यूरेथ्रा का वो पेनिस या सीसन से होके गुजरेगा, पेनिस या सीसन से, और सबसे अधिक लंबाई का यूरेथ्रा होगा जिसको कहते हैं पेनिकल यूरेथ्रा या सीसनीय मूत्र मार्ग, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबाई का होता है, जो पेनिस से होके गुजरता है। और पेनिस के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले छिद्र जिसको यूरिनोजेनिटल एपर्चर, मूत्र जनन छिद्र से क्या हो जाता है, ये यूरेथ्रा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आप यूरेथ्रा के पार्ट्स अगर इस ट्यूशन में बताना चाहे तो ठीक है, अगर टाइम हो आपके एग्जाम के अंदर तब तो आप बता सकते हो।
अदरवाइज ये उत्सर्जन तंत्र के अंदर पढ़ा जाता है। यहाँ पे नाम लिख सकते हो आप। यूरेथ्रा की लंबाई बता दी, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबाई। 3 भाग हो गए, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और एक हो जाएगा पेनिकल यूरेथ्रा या शीशनीय मूत्र मार्ग। 3 भागों के नाम लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में लास्ट जो अपनी संरचना आएगी पेनिस। कौन सी आएगी? पेनिस। पेनिस जो है ये भी संख्या में 1 हो जाएगा। मांसल, मोटी, पेशी युक्त संरचना, बोनलेस, इरेक्ट, उद्रव संरचना, बेलनाकार संरचना। 3-4 इनकी विशेषताएं हो जाएगी। मांसल, पेशीय, बोनलेस, उद्रव, इरेक्ट संरचना को हम क्या कहते हैं? पेनिस से कहते हैं। शीशन, शीशन से ही यूरेथ्रा बढ़ रहा है। अब इस यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भी शरीर से बाहर त्यागा जाता है, इसलिए इसको मूत्र मार्ग। सब वर्षण के अंदर सप्रमेटोजेनेसिस के द्वारा जो जनज उत्पाद गोनेडो मटेरियल यानी जो सप्रम बनते हैं, उन सप्रम को भी किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? पेनिस के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा। तो हम यूं कह सकते हैं कि पेनिस से ही मूत्र जनन मार्ग है। क्या कह सकते हैं हम? कॉमन नाम क्या दे देंगे? मूत्र जनन मार्ग पेनिस से होकर ही गुजरता है। और पेनिस का जो शीर्ष भाग है वो एक पोर्स या छिद्र के रूप में खुलता है, जिसको यूरिनोजेनिटल एपर्चर कह देते हैं। फिर बात करते हैं कि पेनिस का जो शीर्ष भाग है चौड़ा, नुकीला और तिकोनी आकृति का, चौड़ा, नुकीला और तिकोनी आकृति का, अधिक सेंसिटिव या संवेदनशील होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स या रक्त केशिकाओं का क्या पाया जाता है? संघनन जाल पाया जाता है। तो पेनिस का शीर्ष भाग चौड़ा, नुकीला और त्रिकोणीय आकृति का, इस भाग को क्या कह देते हैं? ग्लास पेनिस या शीशन मुंड कह देते हैं। और ये भाग जो है बहुत ही अधिक क्या होगा? सेंसिटिव या संवेदी। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स या रक्त केशिकाओं का क्या पाया जाता है? संघनन जाल पाया जाता है। ग्लास पेनिस या शीशन मुंड के ऊपर ही एक त्वचा का ढीला आवरण पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस। क्या बोल देंगे? प्रीप्यूस या शीशन मुंड आच्छद। शीशन मुंड आच्छद पेनिस के अंदर इतना ही बताएंगे। फिर कई बार छोटा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि शीशन की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए, या अनुप्रस्थ काट है, टीएस काट, अनुप्रस्थ काट का नामक चित्र बनाइए। तब ये 2 भाग और बताएंगे हम। कॉर्पोरा कवर्नोसा को सैं गुह्य पिंड कह देंगे। और दूसरा जो भाग होता है इसका कार्पस स्पंजियोसम, जिसको बोलते हैं स्पंजाब पिंड। तो ये नामांकन यहाँ जरूर कर दिए, पर इनका यहाँ पे वर्णन करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक क्या नहीं पूछा जाए पेनिस की टीएस न पूछी जाए। जब पेनिस की टीएस पूछी जाती है तब आप ये पार्ट जरूर बताएंगे, भाग कॉर्पोरा कवर्नोसा और कॉर्पस स्पंजियोसम। अदरवाइज आप इतना ही बताएंगे, संरचना के बारे में बता देंगे। इनके बाद में जैसे हमने नरजनन तंत्र के अंदर अंगों को 2 भागों में बांटा। प्राथमिक अंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? वर्षण की, टेस्टिस की। इसके बाद में आता है सहायक जननांग। सहायक जननांग की बात करते हैं तो वर्षण कोश, अधिवर्षण, वाता डिफरेंस, तुम्बिका, शुक्राशय, सकलन नलिका, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, पेनिस, और इसके साथ साथ 2 सहायक ग्रंथियों के बारे में भी और पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे 2 सहायक जनन ग्रंथियां। तो ह्यूमन के अंदर 2 सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी कौन सी हो जाएगी? अपनी कॉपर्स ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की सबसे बात करें, यूं खड़े हैं, ये पेनिस हो गया। पेनिस का ये भाग पृष्ठ हो जाएगा, ये पेनिस का कौन सा भाग हो जाएगा? अग्र भाग है। तो पेनिस के अग्र भाग पे, पेनिस के डोर्सल भाग या अधर भाग की तरफ से 2 पालियों में बंटी हुई क्या पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। अधर भाग यूरेथ्रा के दोनों तरफ पार्श्व में एक पाली, ये लोब होगी। एक लोब ये बना दी हमने, एक लोब ये बना दी। दोनों लोब छोटी छोटी पालियों में और बंटी रहती है, 2 से 3 लोब में। दोनों पालियां 2 से 3 पालियों में और बंटी रहती है। प्रत्येक पाली से एक छोटी डक्ट या क्या निकलती है? नलिका निकलती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल के किस भाग में आके खुल जाती है? यूरेथ्रा के अंदर, मूत्र मार्ग के अंदर। अब प्रोस्टेट ग्लैंड को सहायक ग्रंथि कहा है, तो ये कौन से सहायक कार्य करती है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा भी सफेद रंग का तरल द्रव क्षारीय पदार्थ क्या किया जाता है? स्रावित किया जाता है, जो
सीमेन या वीर्य का लगभग कितना % भाग बनाता है? 20 से लेके 30% भाग का क्या कर देता है? ये निर्माण कर देता है। और इस तरल क्षारीय द्रव पदार्थ में कई विशिष्ट प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 बोल देते हैं कि लाइसोजाइम हो गया, फास्फेटेज एंजाइम हो गया, फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम हो गया। तो फास्फेटेज एंजाइम का कार्य क्या होगा कि जैसे हमने बताया शुक्राशय के अंदर ग्लूकोज और क्या थी? फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उनका ऑक्सीकरण होगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी निर्माण होगा और वो एटीपी फिर सप्रम को ऊर्जा प्रदान करेगी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो फास्फेटेज एंजाइम है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऑक्सीकृत करके और फास्फोराइलेशन की क्रिया के द्वारा एटीपी निर्माण में क्या करेगा? भाग लेगा फास्फेटेज एंजाइम। इसके बाद में लाइसोजाइम है। अगर किसी कारणवश हमारे इन ऑर्गन्स के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया आ जाए, संक्रमणकारी बैक्टीरिया आ जाए, तो उनको कौन गला देता है? लाइसोजाइम। इसके बाद में जैसे एक फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन एक एंजाइम है जो प्रतिस्कंदन कारक के रूप में क्या करता है? व्यवहार करता है। फाइब्रिनोलाइसिन जो प्रतिस्कंदन कारक है वो शुक्राशय के अंदर जो सीमेन या जो वीर्य बना है उसको स्कंदित होने से क्या करता है? बचाता है। इसके साथ साथ ये क्षारीय द्रव पदार्थ हो गया। कैसा हो गया? क्षारीय द्रव पदार्थ। इस क्षारीय द्रव पदार्थ का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? वेजाइना की अम्लीयता को नष्ट करना। वेजाइना की अम्लीयता का नष्ट करना। अगर अम्लीयता को नष्ट या उदासीन नहीं करेंगे तो सप्रम उस अम्लीय माध्यम में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो वेजाइना की अम्लीयता को नष्ट करने का काम हो जाएगा। फाइब्रिनोलाइसिन है जो सीमेन को स्कंदित होने को बताता है। लाइसोजाइम भी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्षारीय द्रव में होते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, हानिकारक को। इसके साथ साथ जो फास्फेटेज एंजाइम है वो फास्फोराइलेशन की क्रिया के द्वारा एटीपी निर्माण में भी भाग लेगा। इसके बाद में 2 नंबर जो हमारी ग्लैंड आएगी कॉपर्स ग्लैंड, जो क्या कहलाती है? अपनी कॉपर्स ग्लैंड जो संख्या में कितनी हो जाएगी? 1 जोड़ी हो जाएगी और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके नीचे की तरफ हो जाएगी। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की तरफ होगी और इस ग्रंथियों के इन दोनों ग्रंथियों के द्वारा भी, जो कॉपर्स ग्लैंड एक जोड़ी है, इनके द्वारा भी क्षारीय द्रव पदार्थ क्या किया जाता है? स्रावित किया जाता है, जो नर के यूरेथ्रा की अम्लीयता को क्या करता है? नष्ट करता है। साथ में वेजाइना मार्ग के अंदर कॉपुलेशन या मैटिंग के दौरान उसकी आंतरिक भित्ति को चिकना बनाता है, जिससे कॉपुलेशन या मैटिंग क्रिया क्या होती है? आसानी से संपन्न हो जाती है। ये कार्य किसका हो जाएगा? कॉपर्स ग्लैंड का। तो आज का जो अपना टॉपिक था नर जनन तंत्र, तो नर जनन तंत्र के अंदर हमारा ये पहला एपिसोड है और नर जनन तंत्र के बाद में हम आगे मादा जनन तंत्र है, निषेचन है, विदलन है, ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुट्टी का निर्माण है, गैस्ट्रुलेशन है, कंदुक भवन है, भ्रूण का रोपण वगैरह, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण, भ्रूण परिवर्धन, 9 महीने की प्रेगनेंसी पीरियड, गर्भा अवधि, प्रसव क्रिया, दुग्ध स्त्रावण, स्तनग्रंथियां, इन टोटल को हम क्या करते जाएंगे? क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते जाएंगे। तो नर जनन तंत्र आज जो सामान्य डायग्राम और इसके विभिन्न भागों का क्या हो गया? वर्णन हो गया। और ये अपना कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर 1। थैंक यू।